So first of all, happy Ram Navami to all of you. So आज हम जो इस वीडियो में जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, क्या सेफ स्कोर रहता है, इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट करें, जीएस में कितने अटेम्प्ट करें, ठीक है। सो टुडे विल एड्रेस दिस थिंग, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, सब चीज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, मैं वीडियो क्यों ला रही हूँ, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो इससे रिलेटेड, इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपका हो जाएगा, या फिर इतना सेफ स्कोर होता है या उतना सेफ स्कोर होता है। ये सब चीजें जो आपका क्वेश्चन है कि कितना अटेम्प्ट लेना है, कौन सा पार्ट करना चाहिए या कौन सा छोड़ना चाहिए, सो ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स में, दैट विल डिस्कस टुडे। फाइन। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये चीज आती है कि हमें कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्या हमें इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर जीएस में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है दैट इज योर रिस्क एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि एक इंसान को कितना रिस्क लेना चाहिए और कौन से सेक्शन में लेना चाहिए। क्या होता है ना, कि इसीलिए मैं आपको बार बार इम्फेसाइज करती हूँ दैट प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। जब तक आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको नहीं समझ आएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किस में अच्छे हो, किस में कौन सा आप ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप गेस लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव में जाता है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यू आर हैविंग एक स्टूडेंट है, उसका ज्योग्राफी अच्छा है बट उसका इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है। और जब भी वो क्या करता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल वो अटेम्प्ट करता है, तो उसका ज्यादा पॉजिटिव में चला जाता है, और अगर इकोनॉमिक्स में वो जाके गेस देता है तो उसका नेगेटिव में जाता है। तो ये रिस्क एनालिसिस कब करोगे आप? एग्जाम से पहले। सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में रिस्क लोगे तो आपका पॉजिटिव में जाएगा, और कौन से टॉपिक में या सब्जेक्ट में आप रिस्क लोगे तो आपका ज्यादातर नेगेटिव जाता है। आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा पार्ट है या सेक्शन है जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गलत जाते हैं और कौन से में आपके सही जाते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्क लोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वही मैंने आपको बताया, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मैं हूं, ठीक है, तो मेरा अगर इकोनॉमिक्स वीक है तो मैं क्या करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे मैं उतने अटेम्प्ट करके आ जाती हूँ, और बाकी जो भी लॉजिकल रीजनिंग से मेरे को समझ आता है मैं वो अटेम्प्ट करके आती हूँ। अदरवाइज मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है। बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी मेरा अच्छा है तो मैं उसमें अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि ठीक है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे मेरे राइट होंगे, अगर मैं इसमें रिस्क लेती हूँ तो सही हो जाएगा मेरा। फाइन। और एक और चीज होता है कि क्या आपका इंग्लिश ज्यादा सही है या जीएस ज्यादा सही है। कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है तो वो उसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की कोशिश करते हैं और उनके लिए वो चीज पॉजिटिव में जाती है। बट वहीं पे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है, तो वो मॉडरेट मार्क्स ले आते हैं। ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में 70 मार्क्स ला रहे हो, इट्स अ गुड स्कोर। ठीक है। कुछ बच्चे 70 प्लस भी लाते हैं, बट अगर आप 65 भी ला रहे हो, इट्स अ डिसेंट स्कोर। 65 भी ला रहे हो तो डिसेंट स्कोर है। शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जीएस थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब एटलीस्ट इतना है कि आप 40 मार्क्स ले आओ उसमें। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्यूरेसी। देखो ये मैटर करती है। कभी कभी क्या होता है, इस पे भी डिपेंड कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अगर वो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है जीएस में, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि जो ये मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। ठीक है। क्या वो, फॉर एग्जाम्पल वो पहले से पीवाईक्यू सॉल्व करता था तो उससे उसको ये पता चला कि उसकी एक्यूरेसी 95% या 90% एक्यूरेसी रहती है, तो उसके लिए कम अटेम्प्ट करना सही है, क्योंकि अगर उसको कम अटेम्प्ट में भी वो 40-45 मार्क्स ला रहा है तो वो 60 क्वेश्चंस करके या फिर 50-60 क्वेश्चंस करके भी वो जीएस में इतने डिसेंट ले आ रहा है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छा है। बट कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी नहीं होती है। मैं सच बताऊं, मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं जीएस में हमेशा 95
प्लस ही अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में आई टेक रिस्क लाइक 110 प्लस करती हूँ, बट दैट्स माई रिस्क एनालिसिस। मैं ये नहीं बोलूंगी जो मैं करती हूँ वही आप करो। सो आपको नीड जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 120 भी करता है, बट दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर रिस्क एनालिसिस। फाइन। आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है, किसी की 90% एक्यूरेसी आती है, किसी की 50% भी एक्यूरेसी आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट इज इंट्यूशन ट्रिक एंड स्ट्रैटेजी। देखिए, आपको इंट्यूशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई वुड टेल यू, क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को जीएस में मैंने सीरियल वाइज किया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वन गो में 75 क्वेश्चंस कर दिए। अब मैं ऐसे रिस्क एनालिसिस करती हूँ कि जैसे कि मैंने 75 क्वेश्चंस किए हैं, देखिए आपको ना एक मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि जितना भी आप अटेम्प्ट करो उसमें से 20 गलत जाएगा ही जाएगा। आपको ये पकड़ के चलना ही है। समझ आया? तो मेरे को ऐसा होता था कि अगर 75 में से 20 गलत हो रहे हैं तो 55 आ रहे हैं, तो 40 तक भी नहीं जाएंगे मेरे मार्क्स जीएस के। तो इसीलिए मैंने हमेशा अपना अटेम्प्ट 95 प्लस रखा है। और देखिए, जो ये 95 तक आप अपना अटेम्प्ट लेके जाओगे ना, वो भी किसी बेसिस पे लेके जाओगे। तुक्का नहीं मारना है वहां जाके, वाइल्ड गैस तो बिल्कुल मत मारिए, उससे और नेगेटिव जाएगा। तो क्या चीज वर्क करती है, एक तो आपको इंट्यूशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज जस्ट स्ट्राइक कर जाती है देख के कि यार इसका ही आंसर होगा। वो कैसे इंट्यूशन स्ट्रांग होता है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। दूसरा आता है ट्रिक स्ट्रैटेजी। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप सोच सकते हो एक क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व नहीं होता। कुछ आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को सम अप करके आपको एक आंसर पे आना पड़ता है, ठीक है। आप बोलोगे कि टोटली नॉलेज पे रिलाई करोगे, ठीक है, वर्क करता है बहुत सारे बच्चों के लिए नॉलेज पे भी रिलाई करके, बट ये सबके लिए काम नहीं करता। मेरे लिए तो नहीं काम करता था, इसीलिए इन सब चीजों पे भी वर्क कीजिए। इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल दी, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या अप्रोच है, एक क्वेश्चन को सोचने का तरीका रहता है, यूपीएससी का माइंडसेट क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी। देखिए, अब क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप सोच के गए हो कि मेरा 95 प्लस ही सेफ रहता है अटेम्प्ट, वहां जाके डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा तो क्या करोगे, अंधाधुंध लगा दोगे? नहीं। सो वहां पे पेपर देख के भी यू शुड नो कि पेपर का लेवल क्या है, मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है। उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इजी है तो आप 95 प्लस पे चले जाओ, 100 प्लस पे चले जाओ। हो सकता है डिफिकल्ट है, कभी कभी क्या होता है इंग्लिश का पेपर इजी आ गया, बट वहां पे हो सकता है जीएस का थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो इसलिए अगर इंग्लिश का इजी आ रहा है, जितना तुम अटेम्प्ट कर पाते हो अपनी कैपेसिटी में उतना अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। बाकी मैंने ये भी बताया कि इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, क्या क्या अप्रोच है, उससे आप अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने आपको बता दिया। किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट लेगा, किसी की जीएस स्ट्रांग है तो वो जीएस में ज्यादा वो लेगा, किसी का दोनों एवरेज है तो वो एवरेज एवरेज ही अटेम्प्ट लेगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट इज, this is the most important point. You should know that which type of question you need to skip and how many questions you need to skip. For example, कुछ बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपका कोई दिमाग कोई कुछ नहीं लग रहा है, कोई क्लू नहीं है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, लीव दैट क्वेश्चन। छोड़ दो उसको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से क्या होता है ना कि आपका पॉजिटिव में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, स्किप कर रहे हो, इट मीन्स वो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको कोई क्लू नहीं था या कुछ ऐसी बात नहीं थी, तो छोड़ दो ना उसको। नेगेटिव जाने से अच्छा है कि अगर इतना तुम करोगे तो तुम पॉजिटिव में जाओगे, क्योंकि सोचो 20 क्वेश्चन तुमने ऐसे छांट छांट के छोड़े हैं जो जिनकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू पॉजिटिव मार्क्स। फाइन। और अभी मैं ट्राई करूंगी कि 2-3 सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे हम विद पीवाईक्यूज, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, कौन से करने चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर सेफ स्कोर। अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इंग्लिश में 70 प्लस ला रहे हो एंड जीएस में तुम 35 to 40 भी ला रहे हो, सेफ स्कोर, ठीक है। 105 या 100 भी ला रहे हो तुम, तो ठीक है, तुम्हारा सेफ स्कोर है। बट क्या होता है ना, मेरिट पे बात होती है, तो इसलिए तुम जितना ज्यादा अच्छे से कर लो उतना बेहतर है।
बाकी कईयों के 80 भी आते हैं जी, इंग्लिश में 60 भी आते हैं। एक और चीज क्या करनी है आपको, आपको अपनी वीकनेस पे भी वर्क करना है और स्ट्रेंथ पे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश में 60 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो और थोड़ा सा पुश करो आप अपनी इंग्लिश को और उसको 65 to 70 मार्क्स तक लाओ। ठीक है। और बाकी चीजें मैं आगे बताती हूँ आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। कौन सी मिस्टेक्स है जो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहला होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं। ये भी रीजन होता है तुम्हारे पेपर ना क्लियर होने का। फॉर एग्जाम्पल ओवर अटेम्प्ट जो बच्चे करते हैं ना, एक तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कोई रिस्क एनालिसिस नहीं किया, उनको नहीं पता उनके कौन से सेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। कुछ लोग वाइल्ड गेस लेके आ जाते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने ये सुना होता है कि यार तुम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही क्लियर होगा। नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि तुमने कितना रिस्क एनालिसिस करके आए हो। तुम्हें पता होना चाहिए इन एंड आउट कि तुम कहाँ गलती कर सकते हो। दूसरा कि बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये करते हैं हमें जितना आएगा हम इतना ही करके आएंगे। अगर मेरे को 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 40 ही करके आऊंगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि हमारी वो जो श्योरिटी होती है ना, वो सही नहीं होती है। ठीक है। अब 40 तुम करके आओगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें से 5 भी गलत हो जाते हैं अगर तुम्हारे, तो 35 से तुम्हें क्या ही मार्क्स आएंगे, तुम 25 भी नहीं पहुंचोगे। ऑल्दो इट वर्क फॉर सम पीपल, बट मेजरली क्या होता है, ये बैकफायर कर जाती है चीज। ठीक है। उसके लिए आपको और सारी अप्रोचेस जो होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एलिमिनेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, और भी चीजें हैं दैट विल डिस्कस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक्स लगा देंगे बट पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए जो मॉक्स रहते हैं ना, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज गेन, और उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपको नॉलेज में कमी है ना, तो आप मॉक्स लगा लो। ठीक है। और जो आपके मॉक्स होते हैं ना, उसके मार्क्स देख के डरा मत करो कि यार मेरे को उसमें बहुत कम आ गया एंड ऑल दैट। देखिए लेवल डिफरेंट होता है, जो यूपीएससी का माइंडसेट होता है इज टोटली डिफरेंट। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब लास्ट डेज आ जाते हैं ना आपके, देन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। क्यों करने पीवाईक्यूज? उससे क्या होता है ना, एक रिमाइंड, मतलब कि जो भी यूपीएससी जैसे सोचता है, आप वैसे आपके दिमाग में वो सोच रहती है। कहाँ पे एलिमिनेशन वर्क कर सकता है, कहाँ पे यूपीएससी आपका मैनिपुलेट करता है, क्योंकि मॉक्स वाले मैनिपुलेशन नहीं करते। अगर मैनिपुलेशन करते भी है तो वो यूपीएससी लेवल का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। फाइन। नेक्स्ट इज एंजाइटी स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे ना इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं एग्जाम हॉल में कि ना ब्लैंक हो जाते हैं। ये सब मत करो। देखो जितना कूल रहोगे उतना तेज तुम्हारा दिमाग चलेगा, और टेंशन फ्री होके करो। फाइन। नेक्स्ट इज हम क्या करते हैं कि ये सोर्स पढ़ लो, वो सोर्स पढ़ लो, 10-12 सोर्स पढ़ लेंगे और सिर्फ नॉलेज नॉलेज नॉलेज। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नॉलेज से पेपर क्लियर होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेस्ट मत करो, जितने तुम्हारे नोट्स है उसको कंसोलिडेट करो। मैंने अपने सारे नोट्स डाल दिए हैं, रिवाइज करने होंगे रिवाइज करो। अपने करने अपने करो, मेरे करने करने, जिसके करने करो, बट बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करो, अच्छे से करो। नेक्स्ट इज रॉन्ग अप्रोच। क्या होता है ना, कि कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं होता। देखो सबसे मेन चीज मैटर करती है एग्जाम में, दैट इज हाउ यू अप्रोच एग्जाम पेपर। तुम पेपर को कैसे अप्रोच करते हो। क्या होता है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते पेपर, आपका अप्रोच नहीं पता, जैसे आप स्लॉट से डिवाइड नहीं कर पाते। आप क्या करते हो, कहीं से भी पेपर स्टार्ट कर लेते हो। कहीं से भी किया तो तुमने क्या कर लिया, एक मेजर पोर्शन जो रहता है अपने एग्जाम का, सॉरी पार्ट, मतलब एग्जाम का जो भी मेजर टाइम होता है, वो आप ऐसे पार्ट को दे देते हो जहां से आपको आउटपुट बहुत कम मिलेगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज करना है पेपर में, कैसे सॉल्व करना है पेपर, वो भी मैटर करता है। वो भी मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो पेपर को, कैसे स्लॉट्स को डिवाइड कर सकते हो, कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व कर सकते हो, कौन सा बाद में कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट वर्किंग ऑन। देखिए हम क्या करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, हम ना तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं ना वीकनेस पे काम करते हैं। जो भी आपकी वीकनेस है, जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स था, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऐसा कर लिया था कि मेरा बेसिक हो जाए अच्छे से। ठीक है। तो बेसिक हो जाए अच्छे से, जो भी बेसिक नोट्स एंड एनसीईआरटी एटलीस्ट वो तो हो जाए। और साथ में पीवाईक्यूज कर लिए, जो जो भी आपको पीवाईक्यूज में टॉपिक्स आ रहे हैं उनको अच्छे से कर लो। एटलीस्ट यहाँ से आएगा तो आप नहीं छोड़ नहीं पाओगे। फाइन। बाकी आपकी जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब चीजें अगर आपका स्ट्रेंथ है उसको बार बार रिवाइज करो, कि ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप छोड़ो मत। नेक्स्ट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। अब बात आती है करे क्या। आपने तो बोल दिया रिस्क एनालिसिस करना, ये सब तो करे कैसे, ये चीज कैसे पता चले हमें। यार देखिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज योर हार्ड वर्क, सेकंड इज योर स्मार्ट वर्क, और आपको दोनों करना है। यू नीड टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क।
हार्ड वर्क कहाँ पे आता है? योर प्रिपरेशन पार्ट। तुम जो नोट्स है, तुम्हारे रिविजन है, जो भी नॉलेज है, ये सब चीजें, दैट इज योर हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे होता है कि तुम क्या एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। अब बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, सीएससी है, सीएपीएफ है, सीडीएस है, एनडीए है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। क्या आप सेम पॉलिटी डालेगा वो उसमें? लेवल इज डिफरेंट ना। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पॉलिटी है, पॉलिटी से अगर वो फंडामेंटल राइट पूछ रहा है, तो उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी वो कौन से टॉपिक्स है जो पूछ रहा है। ठीक है, क्या इन डिटेल पूछ रहा है, सुपरफिशियल पूछ रहा है, तो ये सब चीजें यू शुड नो। दैट इज वेयर स्मार्ट वर्क कम्स। फर्स्ट इज यू नीड टू फोकस ऑन प्रिपरेशन, नॉट ऑन रिजल्ट। हम क्या करते हैं, रिजल्ट का सोचते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। देखिए यार, वैसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं होगा। इट्स बेटर है कि आप प्रिपरेशन पे फोकस रखो, बिकॉज अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रांग रखते हो तो एग्जाम वाले दिन ना आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अच्छा होगा। नहीं तो आप सोचोगे ये छूट गया, वो छूट गया, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज। वही आपको बताया कि एनालिसिस करो। देखिए, मैंने एनालिसिस का वीडियो भी डाला है कि पीवाईक्यूज को एनालिसिस कैसे किया जाता है। एक तरीके से नहीं किया जाता, बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से, जैसे सीएपीएफ से पूछ रहा है, एनडीए से पूछ रहा है, और जियो साइंटिस्ट से पूछ रहा है। तो जियो साइंटिस्ट का इस साल का पेपर है, उसका भी मैंने एनालिसिस डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना वहां से कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसके ऑप्शंस को कैसे एनालिसिस किया जाता है, एवरीथिंग मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोट्स। रिवाइज करो, रिवाइज करो, क्योंकि आपको अपने नोट्स का हर एक पेज पता होना चाहिए उस पर क्या लिखा है। क्योंकि अगर आपके नोट से कुछ कोई चीज आ रही है और आप उसको छोड़ के आ रहे हो ना, तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, और जब भी आपका एग्जाम आने वाला है ना, जैसे 4 दिन, 6 दिन, इवन एक मंथ भी बोल रही हूँ मैं आपको, आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, उससे एंग्जाइटी आएगा। ठीक है, आपको जो आता होगा वो भी आप सोचोगे कि यार मेरे को कुछ नहीं आता। ये सब चीजें बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट इज एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, जो मैंने आपको बता दिया। यू नीड टू नो द डिमांड ऑफ द पेपर। वो पूछ क्या रहा है, उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट से एक्सेप्शंस पूछ रहा है, ठीक है, तो आप सिर्फ ऊपर फंडामेंटल राइट पढ़ के जा रहे हो, क्या जा रहे हो, तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज, हम ना बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं पता है पेपर में। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, जब आप पेपर दे रहे हो ना एग्जाम हॉल में, बबल कहीं पे करना, कहीं पे कराते हो तो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। रीड क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट रीड क्वेश्चन केयरफुली। कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन होता है और आप सोचते हो यार ये कैसे गलत हो गया। तो ये सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, यू शुड नो। बार बार दिमाग को याद कराओ कि यार ये मैं सिली मिस्टेक करता हूँ या करती हूँ, ये नहीं करना एग्जाम में, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप योर सेल्फ काम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ट्राई टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने एनालिसिस से आपको ये लगता है कि मैं बहुत कम अटेम्प्ट करता हूँ, उस वजह से मेरा नहीं हो रहा है, तो ट्राई टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट। बट उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, उसके लिए भी एक अप्रोच रहती है। वाइल्ड गेस मैं बार बार बोल रही हूँ, मत लेना। ऐसे ही गैस नहीं लेना, जय माता दी करके गैस नहीं लेना है आपको। उसके पीछे, अगर आप गैस ले रहे हो, उसके पीछे क्या होना चाहिए, वेरियस अप्रोचेस होने चाहिए। कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, एलिमिनेशन करो उसको, लॉजिकल रीजनिंग करो, ये सब मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने बना दी है। अप्लाई करो लॉजिक और कॉमन सेंस जहां पे भी इट्स रिक्वायर्ड। फाइन। नेक्स्ट इज, इंट्यूशन पे काम करो अपनी, मैंने बताया लॉजिकल रीजनिंग पे काम करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करो कि अगर ये क्वेश्चन डाला है तो क्यों डाला है, इसके पीछे का पर्पस क्या होगा। ठीक है, यूपीएससी का माइंडसेट क्या होगा, कहाँ पे मैनिपुलेशन किया होगा, या ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टेटमेंट देखते हैं, क्या यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें आपको सोचना है। नेक्स्ट इज व्हाट यू नीड टू डू इन द लास्ट 3 to 4 days बिफोर एग्जाम। क्या करना चाहिए आपको, पहली बात, 3 4 चीजें कर लो। एक तो जो भी आपने जीएस के नोट्स बनाए हैं उसको गो थ्रू हो जाओ, अच्छे से रिवाइज कर लो, गो थ्रू हो जाओ एक दिन लगा के। अगर आपने कोई मॉक वगैरह दिया हुआ है तो उसके, अगर आपके पास नोट्स हैं या फिर कोई ऐसी चीजें होती है, मॉक से हमें क्या होता है ना, नॉलेज का पता होता है थोड़ा बहुत कि ये वाला, या फिर हमें ये पता चलता है कि ये सेक्शन मेरा वीक है, मेरे को इसको पढ़ने की जरूरत है। तो आप मॉक्स जो भी आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं उसके अगर नोट्स होंगे तो वो एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, जीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, योर ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट। देखो, साइंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 30 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। अगर आप साइंस अच्छे से कर लो ना, 25 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। तो जीएस में तो
पता होना चाहिए कि जीएस में मार्क्स कैसे लाने हैं। साइंस अच्छे से कर लो, करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। डिजायर टू लर्न है, सीडीएस डॉट जर्नी है। रिवीजन करो बार बार, ठीक है, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स तो आप आराम से 15-20 करंट अफेयर तो तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगे वहां पे जाके, अगर आपने अच्छे से किए हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो 70-75 तक, उसकी भी स्ट्रैटेजीज मैंने बता दी कैसे अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। ठीक है। और इंग्लिश के पीवाईक्यूज को एक बार गो थ्रू हो जाओ। अगर आपके पास इंग्लिश के नोट्स है, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे वो रहते हैं, रूल्स रहते हैं, या फिर क्या क्या चीजें यूज होती है, रूल्स का भी मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत चीजें ध्यान में रखनी है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। बिकॉज इंग्लिश जो है ना, इसका एक सब्जेक्ट है ये इंग्लिश। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको बहुत वेटेज है ये, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनका जीएस बहुत वीक होता है, इंग्लिश की वजह से उनका क्लियर होता है। सो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है, एवरीथिंग। ओके। सी, वन मोर थिंग आई वांट टू एड्रेस इन दैट इज, क्या होता है कि हम टाइम वेस्ट कहाँ होता है हमारा। टाइम वेस्ट पता है क्या होता है। हम क्या करते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, कभी कभी उन क्वेश्चंस पे भी टाइम वेस्ट कर देते हैं जिनको हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, या फिर वो ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले गो में जो जो भी आपको आ रहा है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। 1 घंटे में वैसे कर लो, जीएस के लिए बोल रही हूँ। 1 घंटे में ऐसे कर लो, देन बबल्स फिल करना स्टार्ट कर दो। देन उसके बाद जब आप दूसरे उसमें आते हो, जिसमें आप शायद 50-50 पे थे, या फिर आपको लग रहा था कि इस पे अच्छे से सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा, या जिसमें थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला होगा, वो आप 1 घंटे का जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें रख लीजिए। ठीक है। तब तक क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा माइंड कूल हो गया होगा, आपने थोड़े बबल्स वगैरह फिल कर लिए होंगे, तो आपको थोड़ा सा श्योरिटी रहेगा कि ठीक है इतना कर लिया। कभी भी एंड में जाके बबल्स फिल नहीं करो, तब हौच पौच होता है, तुम कहीं का कहीं बबल करके आ जाते हो। ठीक है। और आप जैसे ही वन गो में जा रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे आपने पढ़ा, आपको पहले गो में ही पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तभी के तभी उसको क्रॉस करो। और जब आप वापस पढ़ने आओ तो उस क्वेश्चन को देखो भी मत पहले। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, सेकंड बार अगर मैं देखूंगा या सोचूंगी हो जाएगा, तो उसको भी एक टिक करके रख लो। ठीक है। उसको भी एक मार्क करके रख लो, कैसे भी मार्क करके रख लो, सर्कल कर लो या कैसे भी कर लो, ताकि जब आप पीछे आओ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे स्क्रॉल करने में ही टाइम वेस्ट ना हो जाए। ठीक है। सो इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से कर लोगे, देखो अभी टाइम तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो पीछे जाके पीवाईक्यूज। आई ट्राई कि मैं वीडियो ला दूंगी, मतलब आज और कल में मैं ऐसी वीडियोस ला दूंगी जिससे मैं क्या कर दूंगी, ज्योग्राफी है जो जीएस के टॉपिक्स है वो आपको रिवाइज करा दूंगी थ्रू पीवाईक्यूज। ठीक है, कैसे सोचना है, कौन सा क्वेश्चन अवॉइड करना है, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, वो सब आई टेल यू इन दैट वीडियो। ओके। आई होप मैंने हर एक चीज कवर कर ली होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई ट्राई टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। और व्हाट एल्स इज लेफ्ट। ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो बोल रहे हो कि आप 95 लेते हो या फिर 75 क्वेश्चन, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। देखिए जीएस में अगर आपको मार्क्स लाने हैं ना, ज्योग्राफी पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इन पे वर्क करिए। साइंस पे वर्क करिए, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, आप इनपुट कम दोगे आउटपुट ज्यादा आएगा। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स लेके बैठ जाओगे, वहां पे क्या होता है, आउटपुट बहुत कम है। तो देखिए आपको ज्यादा चीजें, अब आप एंशियंट मिडीवल, अभी टाइम नहीं है इतना कि आप एंशियंट मिडीवल मॉडर्न, इस पे अगर आप ज्यादा वर्क करोगे ना, तो आपको इतना आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है। एटलीस्ट इतना कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लो, एंशियंट मिडीवल के जो नोट्स हैं अपने या मेरे जो भी हैं उसको गो थ्रू हो जाओ अच्छे से। तो ठीक है। या फिर अगर आप अभी ये भी नहीं कर सकते तो पीवाईक्यूज देखो कि कौन से टॉपिक से वो पूछ रहा है, पहले मैं उस टॉपिक को अच्छे से करूँ, जैसे विजयनगरा है वो पढ़ लो अच्छे से। और आपके हड़प्पन साइड से अगर वो पूछ रहा है, रिवर से पूछ रहा है, वो पढ़ो अच्छे से। सो यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो इसीलिए यू नीड टू डिसाइड तुम्हें कितना अटेम्प्ट लेना है, कितना तुम्हारा सेफ जाएगा, कितना क्या जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती है कि वो 50 क्वेश्चन करके भी निकाल लेंगे। बट कुछ बच्चों की, जैसे मेरी तरह बच्चों की जो होती है एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम ज्यादा अटेम्प्ट ले लेते हैं। ठीक है। समझा। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। फिर भी प्रॉब्लम होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू एड्रेस दैट। ओके। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से आपको
रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।